नौवीं कक्षा के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के इस भाग में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो पदार्थ की जो दो अवस्थाएं और रह गई है, पहले तीन अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, ठोस, द्रव और गैस की। पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा वैज्ञानिक दो अवस्थाएं और भी मानते हैं, वो है प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों अवस्थाओं के बारे में अभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद बच जाते हैं हमारे पास इसी चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न। तो वैसे तो ये एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न जो है आपको पिछले लेक्चर्स में सारे कवर हो गए हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी अभ्यास के जो प्रश्न जो होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इन सभी का एक बार आपको हिंट दे दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, पदार्थ की जो है कुल मिलाकर के वैज्ञानिक अब 5 अवस्थाएं मानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब आइए हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा को समझने से पहले जो है आपको एक तो नियॉन बल्ब के बारे में समझना होगा कि नियॉन बल्ब क्या होता है, और एक फ्लोरेसेंस ट्यूब क्या होती है, फ्लोरेसेंस ट्यूब। तो आप ये समझ सकते हैं कि नियॉन बल्ब की शेप जो अपने सिंपल बल्ब जैसी होती है, बस उसके अंदर जो है बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है, ठीक है। और आपको जस्ट इतना ही काफी है जानना कि इसकी विशेष संरचना के साथ इसमें क्या होता है, नियॉन गैस होती है। और फ्लोरेसेंस ट्यूब जो है एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है जिसमें जो है अंदर हीलियम वगैरह जो है कुछ गैस होती है, ठीक। तो जैसे नियॉन बल्ब हो चाहे फ्लोरेसेंस ट्यूब हो, जैसे ही हम इसको विद्युत धारा इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो अंदर गैस है ना वो आयनीकृत हो जाती है, यानी गैस के जो परमाणु है उसके आयन बन जाते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आयन बन जाएंगे वो, ठीक। तो यहाँ से आपको सिंपली ये समझना है कि जब फ्लोरेसेंस ट्यूब या नियॉन बल्ब में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इनके अंदर जो गैस होती है उसके कण जो है आयन में बदल जाते हैं, ठीक। यानी गैस क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। तो आयनीकृत कंडीशन में क्या है कि इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है कणों की, और ये काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब इन कणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो और ये उत्तेजित अवस्था में हो और आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, तो ये जो स्टेट होती है ना, ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। और इस अवस्था में जो है ये काफी चमकीला होता है, चमकीला प्लाज्मा हम कहते हैं कि तैयार हो जाता है यहाँ पर, ठीक। और अगर हम यहाँ पर हीलियम गैस ले लेंगे तो कोई और कलर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और गैस आप ले लेते हो तो उसका कलर जो है वो मतलब गैस के स्वभाव के अनुसार जो है प्लाज्मा में जो चमक होती है उसका कलर अलग अलग होता है। अब सूर्य के अंदर जो चमक है या तारों में जो चमक है वो भी किसकी वजह से होती है, प्लाज्मा की वजह से ही होती है, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया कि इनमें प्लाज्मा कैसे वो क्रिएट होता है कि नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, इस पर कोई विशेष आवेश आ जाता है। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर जो चमकीला पदार्थ तैयार होता है, गैस चमकीला जो है प्लाज्मा तैयार होता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। सूर्य और तारों में चमक भी जो है किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। और वहां पर जो यहाँ पर तो देखिए कि विद्युत के कारण जो है प्लाज्मा पैदा वगैरह, वहां पर जो तापमान ज्यादा होता है ना उसकी वजह से प्लाज्मा तैयार हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी की हम बात करते हैं। तो देखिए कि सन 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक थे एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जो है, इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ एक कैलकुलेशन की थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे उन्होंने जो है कुछ हिंट दे दिया था कि यदि हम वायु के घनत्व को अगर इतना कम कर दें और उसका तापमान कुछ कम कर दें तो जो है एक नई स्टेट तैयार हो सकती है।
तो बाद में जो है इनकी कैलकुलेशन को अच्छी तरह से स्टडी किया किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इन्होंने एक सटीक भविष्यवाणी कर दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि पदार्थ की पांचवी अवस्था हो सकती है, ठीक। या इन्होंने थ्योरेटिकली दे दी थी, इनसे प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ, उन्होंने थ्योरेटिकली बता दिया था अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि बोस की कैलकुलेशन थी, इन्होंने उस पर स्टडी किया और फिर बता दिया था कि पदार्थ की एक पांचवी अवस्था होगी। इन्हीं दोनों के नाम पर इसको BEC का नाम दिया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। लेकिन सन 2001 में ये तीन वैज्ञानिक थे, एरिके कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ईवेमैन, इन्होंने क्या किया कि वायु का जितना घनत्व होता है ना उसका 1,00,000वां हिस्सा, यानी 1 में इतना, ठीक, कि वायु के घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा अगर किसी गैस का हम लें और उसको बहुत कम तापमान पे हम ठंडा कर दें तो एक पदार्थ की नई स्टेट आ जाती है, एक नई अवस्था आ जाती है, और उसको जो है BEC कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, ठीक। तो आपके सिलेबस में जो है इनको जान लेना ही काफी है कि क्या चीज होती है, कि प्लाज्मा जब पदार्थ के कण जो है वो बहुत अत्यधिक ऊर्जा वाले हो, अत्यधिक उत्तेजित हो, तब जो है क्या स्टेट पैदा होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, और ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, ठीक। प्रैक्टिकली जो नियन बल्ब और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, सूर्य और तारों के बीच में भी प्लाज्मा होता है। बस मोटी मोटी 4 बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो वायु के घनत्व का जब 1,00,000वां हिस्सा हो और उसको बहुत ही कम तापमान पर अगर हम ठंडा कर दें तो जो है एक पदार्थ की नई अवस्था तैयार हो जाती है, और उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जो कैलकुलेशन की थी वो भारतीय वैज्ञानिक ने की थी 1920 में, सत्येंद्रनाथ बोस ने, और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में एक सटीक भविष्यवाणी की थी कि इस तरह से जो है एक पदार्थ की नई अवस्था जो है वो हो सकती है या होगी। उसके बाद इन तीन वैज्ञानिकों ने जो है उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया था, ठीक। इसके लिए इनको जो है सन 2001 में नोबेल पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए कि जो बातें मैंने अभी आपको बताई है ठीक उसी तरह से आसान भाषा में मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीन से भी नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर मेरे नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब आइए NCERT अभ्यास के प्रश्न करते हैं। हमारे इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं, तो अब अभ्यास के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। कि आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन को जब सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करते हैं, 273 इसमें से माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 300 केल्विन में से अगर 273 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा, कि जैसे इसको लिखने का तरीका हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि 300 केल्विन बराबर 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 300 में से 273 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह से इसका बी पार्ट जो हम ले लेंगे कि 573 केल्विन जो है वो 573 में से 273 घटा लेंगे, जो घटाने के बाद बचेगा वो डिग्री सेल्सियस ही बचेगा। तो ये 500 में से 200 300 बच जाएगा, तो 300 डिग्री सेल्सियस तो इसका आंसर आ जाएगा। और ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है। केल्विन में अगर हमें बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में बदलना हो केल्विन को तो 273 घटा दो, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 इसमें जोड़ दो। तो 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 प्लस 273 इतना केल्विन हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 298, ठीक। और इसी का जो बी पार्ट है वो है 373 डिग्री सेल्सियस, तो 373 प्लस 273 इतना केल्विन हो जाएगा। ये केल्विन के साथ डिग्री नहीं आती, केल्विन सीधा ही आता है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के साथ आता है, तो ये आ जाएगा 646 केल्विन, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। कहता है नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। कि नेफ्थलीन
जो है वैसे सॉलिड अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। इसको अगर आप थोड़ी देर हथेली पे रखोगे तो उसके बाद जो है अपने आप गायब हो जाएगी। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैफ्थलीन जो है उद्रवपातनशील पदार्थ होता है, उद्रवपातनशील। ठीक, उद्रवपातन मैंने क्या बताया था कि अगर वो प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ जो है द्रव में बदले बिना सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक, तो वो उद्रवपातन होता है। और नैफ्थलीन क्योंकि उद्रवपातनशील पदार्थ है तो ये थोड़ी देर में जो है सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से सीधा, द्रव में नहीं बदलता, इसलिए ये अदृश्य हो जाता है। तो इसके लिए आप लिखोगे कि नैफ्थलीन एक उद्रवपातनशील पदार्थ है। चाहो तो आप लिख सकते हो क्योंकि नोट्स में इसका आंसर नहीं है कि नैफ्थलीन एक उद्रवपातनशील पदार्थ है। जब हम इसे हाथ पर रखते हैं तो यह सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाता है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन हमें पूछता है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। अब देखिए कि जो इत्र जो होता है उसके कण क्या है, हवा में मिल जाते हैं, यानी विसरित हो जाते हैं। हम कहेंगे कि इत्र के जो कण है वो हवा में विसरित हो जाते हैं और इसी विसरण गुण के कारण जो है हमें इत्र की गंध दूर बैठे भी पहुंच जाती है। अब ये कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके आकर्षण, उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ देखिए कि आकर्षण बल सबसे कम किसमें है, जो गैस होगी उसमें सबसे कम होगा। तो हम सबसे पहले हम किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। उसके बाद द्रव को लेंगे यानी जल को लेंगे। और सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होता है, ठोस पदार्थों के बीच में होता है। तो ये हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो द्रव अवस्था में होगा, ठीक। अब 0 डिग्री सेल्सियस जो है कि ट्रांजिशन स्टेट होती है कि यहाँ पर जो है द्रव के अंदर अगर थोड़ी सी ऊर्जा कम है तो वो ठोस अवस्था में होगा और थोड़ी ऊर्जा अगर अधिक है तो द्रव अवस्था में भी हो सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस यानी क्वथनांक पर जो है ये द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठीक। अगर जल गैस अवस्था में तो उसमें ऊर्जा अधिक, उसके कणों में ऊर्जा अधिक होगी और द्रव में है तो उसके कणों में ऊर्जा कम होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपने बताना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों है भाई? क्योंकि द्रव यानी जो जल का क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है और कमरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसलिए जल कमरे के तापमान पर द्रव है, ठीक। और 0 डिग्री सेल्सियस जो इसका हिमांक है ये तो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक। तो आप ये कहेंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका हिमांक जो है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और कमरे का तापमान जो है 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच का होता है, इसलिए जल जो है कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है, ठीक। और कहता है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो हम ये कहेंगे कि लोहे का जो क्वथनांक है या गलनांक है दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, ठीक, कमरे के तापमान से बहुत अधिक होते हैं, इसलिए जो है ये लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। आगे 7th क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? अब जैसे ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, इसको हमने कुछ उष्मा दी और ये पानी में बदल गया, ठीक। पानी का भी जो हमने तापमान देखा तो कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो वास्तव में ये जो उष्मा हमने दी ये बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में प्रयोग होगी, ठीक। और इस उष्मा को हम क्या कहते थे, संकलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो
बर्फ के अंदर जो है, अगर बर्फ और पानी में अगर हम कंपेयर करें तो इस ऊष्मा का तो फर्क है ही। तो पानी में इतनी ऊष्मा अधिक है और बर्फ में इतनी कम है। तो जैसे ये कम ऊर्जा वाला पदार्थ हो गया, तापमान वही हो गया, अधिक ऊर्जा वाला पदार्थ हो गया, तापमान वही हो गया। तो अगर हमें इसको किसी बॉडी पर रखेंगे तो थोड़ी सी ऊष्मा और भी इसके बजाय ज़्यादा लेने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा कम है। इसलिए ये बर्फ जो है अधिक शीतलता जो है वो प्रदान करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये संकलन के गुप्त ऊष्मा के बराबर अगर ऊष्मा कहीं से ले भी लेती तो भी इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका शीतलता का प्रभाव क्या है, अधिक होता है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन बचता है कि उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी। तो सिंपल सी बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जल है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी इसमें कुछ ऊष्मा अधिक होगी, क्योंकि इसको कुछ ऊष्मा देंगे जल को तभी ये भाप में बदलेगा। तो जो ऊष्मा दी है वो कहाँ जाएगी, भाप में तो जाएगी। तो क्योंकि इसमें ऊष्मा अधिक होती है, ठीक, तो जलने की जो तीव्रता है वो भाप में अधिक होगी। तो वैसे इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अगर आपको समझ ना आया हो तो। बाकी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसके अलावा जो है हमारा 9th क्वेश्चन इसमें बचता है कि उसमें एक चित्र दे रखा है। तो उसमें ABCDEF 5 प्रोसेस दे रखे हैं। तो वो प्रोसेस जो संगलन, वाष्पन, संघनन, सॉलिडिफिकेशन, जमना, उद्रवपातन जो है, ये सारे हम चित्र सहित पहले कर चुके हैं, इसलिए आप इस चित्र को अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे आप जरूर बताना। और वैसे इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है।